नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी की पद्य 17 नींव की ईंट हो तुम दीदी, जो समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले कवि श्री उदय प्रकाश जी की रचना है, उसके अंतिम 4 पद्यांशों की विस्तृत समझ छात्रों इस ऑडियो से हम प्राप्त करेंगे। बच्चों की परवरिश में, बच्चों के जीवन को संस्कारित करने में दीदी का जो अद्भुत प्रदेय था, उसका वर्णन प्रस्तुत करने वाली इस कविता के प्रथम 2 पाठ से हमने यह जाना व समझा कि बच्चों को दीदी का व्यक्तित्व महान आदर्श लगता है, जिसमें उन्हें पीपल की छांव, डिबरी या दिए के प्रकाश और चट्टान जैसे विश्वास की झलक दिखाई देती है। छात्रों, अब जिन पद्यांशों का गहरा अध्ययन व समझ आज हम इस ऑडियो से प्राप्त करने वाले हैं, उसमें दीदी में कवि को और घर के बच्चों को नींव की ईंट की झलक दिखाई देती है। तो भला क्यों? एवं दीदी की नई दुनिया में हारिल चिड़िया समान बच्चों का क्या स्थान है, इससे जुड़ी थोड़ी बातें आज हम विभिन्न पद्यांशों से जानेंगे व समझेंगे। दीदी को पीपल की छांव, डिबरी, नदी तथा चट्टान की उपमा प्रदान करने वाले कवि ने दीदी को नींव की ईंट या प्रमुख आधार स्वरूप शिला के समान बताते हुए कवि ने लिखा है, दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो, तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदे, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त शब्द घर अर्थात आवास, निवास, सदन आदि, तो नींव की ईंट यानी घर या इमारत को आधार या मजबूती देने वाली शिला यानी कि नींव की ईंट यानी कि आधारशिला या बुनियाद भी उसे कहा जाता है। तो नई या नया अर्थात आधुनिक, अर्वाचीन, अद्यतन आदि, और नई का विलोम है पुरानी, प्राचीन, तो दुनिया अर्थात संसार, जगत, जग आदि। अब प्रस्तुत पद्यांश को हम समझे तो छात्रों, कवि कहते हैं कि उनकी दीदी अब दूसरे घर की नींव की ईंट हो गई है। अब दीदी अन्य घर की बुनियाद या आधार रूप शिला है। छात्रों, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में लड़की ब्याह करके ससुराल चली जाती है और एक साथ दोनों मायका और ससुराल दोनों की आबरू बढ़ाना और बचाना, यह जिम्मेदारी हमारे यहाँ लड़कियों के सिर पर होती है। ब्याह से पहले वह मायके और ब्याह के बाद वह ससुराल की जिम्मेदारी निभाती है। अतः कवि कहते हैं कि दीदी अपने ससुराल में अपनी नई दुनिया की एक नई सिरे से शुरुआत करेगी, और जो अनुशासन के पाठ व जो संस्कार दीदी ने अपने मायके में बच्चों को दिए, वही संस्कार आदि अब वह ससुराल में बच्चों को देगी। दीदी की इस नई दुनिया में कवि कहते हैं कि हमारी खोई हुई गेंदें और पतंग तथा खोए हुए खिलौने होंगे। छात्रों, हमारे समाज में लड़कियों पर, स्त्रियों पर, दोनों परिवारों की दोहरी जिम्मेदारी उसे निभानी पड़ती है। जहाँ स्त्री का जन्म हुआ, बचपन बीता और वह जहाँ बड़ी हुई, उसी घर को छोड़कर हमारे यहाँ लड़की को ससुराल जाना पड़ता है और नए सिरे से फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए लोगों के साथ करनी पड़ती है, जो एक लड़की के लिए बड़ा कठिन होता है। पर इसी परंपरा का हमारे यहाँ बड़े गौरव के साथ लड़कियों के द्वारा पालन किया जा रहा है। अब छात्रों, अगले पद्यांश की बात करें तो कवि ने लिखा है, अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चिन्हता होगा पहले पहल अक्षर, सुनता होगा किससे और यूं दुनिया को समझता होगा। छात्रों, डिबरी यानी अब आप समझ गए होंगे, डिबरी अर्थात छोटा दिया, तो नए या नया अर्थात आधुनिक, अर्वाचीन आदि, और नए या नया का विलोम है प्राचीन या पुराना, तो बचपन का विलोम है बुढ़ापा। चिन्हता यानी पहचानना, तो किस्से अर्थात कहानियाँ या अनुभव की बातें, और दुनिया अर्थात जग, जगत, संसार आदि। जो दीदी मायके में अपने घर के बच्चों के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाली डिबरी थी, अब वह अपने नए आंगन की डिबरी बनकर वहाँ अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को फैला रही है। पहले कवि आदि बच्चों ने पहले पहल अक्षर ज्ञान अपनी दीदी से प्राप्त किया था तथा जीवन उपयोगी ऐसे अनुभव के किस्से दीदी के मुँह से उन्होंने सीखे थे व सुने थे, और कोई और बच्चे अब
अपने बचपन में उनकी दीदी से पहले पहल अक्षर ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा दीदी के मुख से जीवन उपयोगी रोचक किस्से सुनेंगे और दीदी के द्वारा वह दुनियादारी के बारे में जानेंगे व समझेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक कवि और मायके के अन्य बच्चे दीदी से अक्षर ज्ञान व दुनियादारी की समझ व ज्ञान आदि प्राप्त करते थे। वही सारी बातें अब दीदी के ससुराल के बच्चे दीदी से जानेंगे, सीखेंगे व समझेंगे। छात्रों, अपनी दीदी को नींद की ईंट व डिबरी के समान बताने के बाद कवि स्वयं को हारिल पक्षी सा बताकर दीदी की नई दुनिया में उनका क्या स्थान है और कहाँ कवि को अपने जीवन की सार्थकता नजर आती है, ये सारी बातें अब हम अंतिम दोनों पद्यांशों से जानेंगे, समझेंगे। और वह अंतिम दो पद्यांशों में से एक पद्यांश है, हमारा क्या है दीदियारी, हारिल है हम तो आएंगे बरस दो बरस में कभी, दो चार दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। दीदी की नई दुनिया बस गई है, अब वह और घर की आधारशिला या नींव की ईंट है, ढीबरी है। ऐसे में कवि अपनी दीदी से क्या कहते हैं यह हम समझे उसके पहले पद्यांश में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ आदि से भी हम पहले परिचित हो जाएं। छात्रों, पद्यांश में प्रयुक्त पक्षी हारिल एक हरे रंग की आकार में थोड़ी छोटी चिड़िया है जो निरंतर उड़ती ही रहती है। तो दिन अर्थात दिवस और दीर्घ दिन यानी गरीब, दिन या दिवस का विलोम है रात, रात्रि, रजनी, निशा आदि। तो मेहमान अर्थात अतिथि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, और मेहमान का विलोम है यजमान या मेजबान। छात्रों, अब प्रस्तुत पद्यांश को हम समझे तो कवि दीदी से कहते हैं कि दीदी आपकी एक नई दुनिया बस गई है, अतः अब आप हमारी चिंता मत करना। हम तो उस हारिल पक्षी के समान हैं जो निरंतर उड़ता ही रहता है, जो एक जगह कहीं पर भी स्थायी निवास या स्थायी रूप से रहता नहीं है। हम भी हारिल पक्षी की तरह साल दो साल में कभी आएंगे और मेहमान की तरह दो चार दिन ठहर कर आपकी नई दुनिया या नए संसार में, और फिर हारिल चिड़िया की तरह हम आपकी नई दुनिया से निकल जाएंगे, कहीं और किसी अन्य जगह चले जाएंगे। क्योंकि दीदी के ससुराल में मायके वाले भला कितने दिन ठहर सकते हैं छात्रों। अतः एक दो वर्ष में दो चार दिन के लिए कवि दीदी के वहाँ जाएंगे और वापस लौट आएंगे। वे चाहकर भी दीदी के ससुराल में अधिक दिन तक नहीं रुक सकते हैं। इन्हीं सारी बातों से संलग्न काव्य के अंतिम पद्यांश में कवि ने लिखा है, घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। छात्रों, घास फूस से बना पक्षियों का घर अर्थात घोंसला, जिसे नीड भी कहा जाता है, तो कठिन यानी जटिल, मुश्किल, और कठिन का विलोम है सरल या आसान, तो जीवन का विलोम है मृत्यु। छात्रों, स्वयं को हारिल पक्षी के समान बताते हुए कवि कहते हैं कि हमने भी हारिल की तरह अपना कोई स्थायी ठिकाना बनाया ही नहीं है। हारिल की तरह कहीं भी स्थायी रूप से हमने आज तक अब तक निवास या बसेरा ही नहीं किया। दीदी, हमारा जीवन भी आपकी तरह बहुत कठिन है। छात्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि ब्याह से पहले कवि की दीदी घर की अभावपूर्ण स्थिति में भी सब कुछ चुपचाप सहती हुई बच्चों को संस्कारित करती रही, उन्हें अक्षर ज्ञान व अनुभव के किस्से सुनाए, और जिस घर के लोगों को वह अपना समझती रही, ब्याह के बाद वह सब दीदी को छोड़ना पड़ा और एक नई दुनिया में एवं नए लोगों के साथ अपनी जिंदगी की फिर से नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। और छात्रों, ये सब सुनना शायद सरल लगता है, पर भारतीय स्त्रियां मायके का त्याग करके ससुराल जाती है। वास्तव में यह त्याग भारतीय नारियों का एक बहुत बड़ा महान त्याग है, जो शायद पुरुष वर्ग के लिए ऐसा त्याग करना उतना सरल या आसान नहीं है। अतः काव्य के अंत में कवि ने दीदी के माध्यम से भारतीय स्त्रियों के महान त्याग व जीवन को कठिन कहा है, मुश्किल बताया है। उम्मीद है छात्रों, काव्य के ये सारे पद्यांशों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। छात्रों, अब प्रस्तुत काव्य के प्रश्नों की बात करें तो प्रस्तुत काव्य के सभी प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार है। एक एक वाक्य के प्रश्न हैं। पहला एक वाक्य का प्रश्न है, हारिल कैसा पक्षी है। दूसरा है, दोपहर में ठंडी छाह या छाया का अनुभव कवि कहाँ करते हैं।
तीसरा एक वाक्य का प्रश्न है, दीदी के किस्सों से कवि क्या प्राप्त करते थे। और एक वाक्य का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीपी बनकर कवि क्या करना चाहते थे। दो वाक्य के प्रश्न हैं, पहला, डिबरी की तरह या छोटे दिए की तरह दीदी क्या कार्य करती है। दूसरा, कवि को अपनी दीदी घर की नींव की ईंट के समान क्यों लगती है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीवन की सार्थकता कवि को कहाँ दिखाई देती है अथवा कहाँ लगती है। और विस्तृत प्रश्न एक ही है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह विस्तृत प्रश्न है, दीदी को दिए गए एक एक रूपक की क्या विशेषता है। उम्मीद है छात्रों ये पूरी कविता अब आप अच्छे से समझ गए होंगे।